नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र देश में घट रही राजनीतिक घटनाओं की। भारत में नित नए नए प्रयोग हो रहे हैं। कुछ वर्षों पूर्व कई तरह की घटनाएं घटी। एक वक्त था जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी हुआ करता था, तो 1967 में एक मुहावरा बहुत प्रचलित हुआ था, चूँकि कई राज्यों में दल बदल हो रहे थे धड़ल्ले से, जबकि उस वक्त दल बदल कानून भी नहीं था। अब तो दो बार दल बदल कानून बने, वो भी बहुत प्रभावकारी नहीं रह गया। नए नए तरीके ईजाद किए गए और नए तरीके ईजाद करने में मुझे कोई संकोच नहीं यह कहने में कि भारतीय जनता पार्टी ने महारत हासिल कर ली है। 1967 में हरियाणा में एक विधायक ने लगातार 3 दिनों तक दल बदल किया, जो एक मुहावरे के रूप में, लोकोक्ति के रूप में आज भी लिया जाता है, आया राम गया राम। लेकिन विगत कुछ वर्षों में जो उदाहरण हुए हैं, चाहे वो गोवा का मामला हो, उत्तराखंड का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, वहाँ से जो क्रम शुरू हुआ, वे बड़े बड़े नामचीन नेताओं के द्वारा जो घटित हुए। पिछले विधानसभा में जब कर्नाटक में वहाँ के कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों ने जब अलग होने की घोषणा की अपने मूल दल से, तो उन्हें ठहराया कहाँ गया, जहाँ बीजेपी के प्रभाव वाली सरकार थी महाराष्ट्र में, और फिर तरीके से कर्नाटक की सरकार को गिरा दिया गया। इस बार कर्नाटक में 2023 में जनता ने जो अपना निर्णय दिया, वो इतना बड़ा निर्णय है कि अब भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की सरकार तोड़ने के लिए बहुत मुश्किल स्थिति है। ऐसा जनादेश है कर्नाटक की जनता का। मध्य प्रदेश में जब 2020 का कोविड पीरियड चल रहा था पूरे देश और दुनिया में, उस वक्त तरीके से मध्य प्रदेश से कुछ कांग्रेसी विधायकों ने अपने आप को अलग किया और उन्हें ठहराया कहाँ गया, कर्नाटक में, जहाँ बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार गठित हो गई थी। और वो विधायक तब आए जब पूरा सीन तैयार हो गया कि मध्य प्रदेश में कैसे सरकार को बदल दिया जाए, और सरकार बदल दी। फिर आया महाराष्ट्र, वर्ष 2022। शिवसेना के विधायकों ने बड़ी संख्या में अलग होने का निर्णय लिया, और वो गए कहाँ, तो गुजरात, जहाँ लगभग 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। फिर वहाँ से ले जाया गया कहाँ, असम, और असम के जहाँ ठहराए गए थे, वहाँ पर विधायकों के जो कुछ दृश्य आए थे, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और फिर असम से तब उन्हें लाया गया महाराष्ट्र, जब पूरा सीन तैयार हो गया कि अब शपथ ग्रहण कराया जाना है। ये थोक के भाव जो अलग हो रहे हैं, ये पहले इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ किसी पार्टी ने। लेकिन तो ये नए प्रयोग हैं। आने वाले दिन में क्या होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। गैर बीजेपी जितनी भी पार्टियां हैं, वे लगातार केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगा रही हैं कि इन एजेंसियों का जो प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, वे विपक्षी दलों पर कुछ न कुछ नियोजित तरीके से हो रहा है। मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा, व्यक्तिगत कोई विचार मैं नहीं दूंगा, लेकिन विपक्ष हमलावर है और बीच बीच में ये बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी लाई जा रही हैं केंद्रीय एजेंसियों के संबंध में। लेकिन देश की जनता देख अवश्य रही है कि केंद्रीय एजेंसियां कहाँ पुरजोर प्रयास करती हैं और फिर उसका प्रतिफल क्या आता है। तो ये जो विपक्ष हमलावर है, एक तरफ तो वो हमलावर है, दूसरी ओर विपक्ष प्रयास कर रहा है
2024 लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरने का, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अदा की। और 23 जून को 15 दलों की एक बैठक यहाँ हुई। फिर तय हुआ कि शिमला में बैठक होगी, कुछ कारणों से उसे परिवर्तित किया गया है, बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को बैठक होने वाली। लेकिन इस बीच जबकि प्रचंड बहुमत है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट, जो अब शिवसेना का जो की मान्यता मिल गई है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, उनका प्रचंड बहुमत है, इसके बावजूद एनसीपी टूटी। एनसीपी कैसे टूटी ये पूरा देश देख रहा है। भारत निर्वाचन आयोग में अब श्री शरद पवार साहब और श्री अजित पवार साहब, जो अब डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र में, इनके द्वारा अपने अपने दावे पेश किए जा रहे हैं। तो वहाँ भी दल तोड़ने की ज़रूरत पड़ गई। आज जो भारतीय लोकतंत्र की स्थिति है और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि का जो ये प्रदर्शन हो रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता सब कुछ देख रही है। और हमारे जो नेतागण हैं विभिन्न दलों के, वो अगर सोचते हैं कि जनता बस सिर्फ देख रही है, ऐसा नहीं होता है। आने वाले कल में, चाहे अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें भी बहुत कुछ दृश्य स्पष्ट हो जाएगा। और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ज़्यादा उतावली है और पूरे जोर पे प्रयास कर रही है, तो निश्चित तौर पर यह बात मानना होगा कि अंदर खाने यह बात है कि विपक्ष जो एकजुट हो रहा है, तो 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही टक्कर का होने वाला है। देश के लोकतंत्र की सुरक्षा, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी है, और संविधान की रक्षा के लिए सभी दलों का अपना अपना फर्ज बनता है, अपने अपने तरह से निर्णय लेने का हक है। लेकिन आज मैं कुछ छोटे छोटे दलों की और कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की चर्चा करना चाहूँगा कि अभी उनके निर्णय चूँकि पूरे तौर पे स्पष्ट नहीं हैं कि वो एनडीए के साथ जाएंगे या अलग रहेंगे, या जो विपक्षी खेमा बन रहा है वहाँ जाएंगे, जहाँ जाने की इन दलों की संभावना कम है। ये दल हैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब की जेडीएस, आरएलजेडी अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी, लोजपा के 2 गुट श्री चिराग पासवान और श्री पशुपति कुमार पारस साहब, उत्तर प्रदेश की पार्टी है निषाद पार्टी, जो एनडीए सरकार का घटक है यूपी में, श्री संजय निषाद साहब का तो खैर क्लियर है कि वो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन श्री ओम प्रकाश राजभर की जो सुहेल देव समाज पार्टी है, जो पिछले यूपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जाएंगी। जो अपना दल है वो 2 खेमे में, तो एक तो श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का है, चूँकि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो एनडीए के साथ ही रहेंगी। दूसरा गुट है उनकी मां का, श्रीमती कृष्णा पटेल जी का। तो आने वाला कल है इस हिंदुस्तान का, वह निश्चित तौर पर ये जितनी पार्टियों का नाम मैंने लिया, छोटी पार्टियों का, छोटे छोटे दलों का, इनकी क्या भूमिका होती है भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए, इसका मूल्यांकन आने वाले कल में अवश्य करेगी। और एक महत्वपूर्ण दल जो देश का है, बहुजन समाज पार्टी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब और माननीय कांशीराम जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी रही है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुश्री मायावती जी, उनके निर्णय की प्रतीक्षा पूरे देश की जनता कर रही है कि उनका निर्णय इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या होता है। हम लोग प्रतीक्षा करें कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।